हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगिन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा चैप्टर है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन कंट्रोल। नाइन्थ चैप्टर ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। इसके पहले के 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं उसके लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। एक एक करके हम सारे वीडियोज में इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन कंट्रोल। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। इसका हम क्या करेंगे आगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी जब हम किसी क्रॉप के हाइब्रिड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज का प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे हमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी होगा, तभी हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन कर पाएंगे। कोई भी क्रॉप, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी क्रॉप के हाइब्रिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी को हम स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कैपिटल टी है, ये हमें कैसे पता चलता है। मैंने आपको मेंडल वाले चैप्टर में बताया था, बैक क्रॉस करके किस तरह से इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम पता करते हैं, है ना। बैक क्रॉस करके और भी, मतलब ये टेबल बना करके कैसे पता करते हैं। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें पता करना है तो हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। अब देखो इसका हाइब्रिड प्रोडक्शन में किस तरह से इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें कैपिटल मतलब टॉल प्लांट्स चाहिए, जो प्रोजेनीज हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो टॉल प्लांट्स चाहिए। तो हमें पता है कि कैपिटल टी को हम कैपिटल टी से अगर क्रॉस कराते हैं तो सारे के सारे हमें टॉल प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, तभी हम सारे के सारे टॉल प्लांट्स, मतलब जो प्रोजेनीज है, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनीज है, वो सारे के सारे टॉल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है ये पहले क्लियर कर लो। जैसे कैपिटल टी है, मतलब जो हाइट के लिए जो हाइट ट्रेट है उसके लिए जो दो जीन्स हैं, मदर साइड से फादर साइड से, तो दोनों कैपिटल टी है। तो ये अगर दोनों सेम है तो ये होमोजाइगस हो गया। ठीक इसी तरह से स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस हो गया। ये टॉल हो गया, ये ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ वेराइटी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लांट टॉल है लेकिन उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, मतलब एक पेरेंट की तरफ से कैपिटल टी आया है और दूसरे पेरेंट की तरफ से स्मॉल टी आया है, तो ये ऑल्दो टॉल है लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब देखो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो हमें सारे के सारे टॉल नहीं मिलेंगे, है ना। तो इन चीजों के बारे में जानकारी होगी, तभी हम वेराइटीज का प्रोडक्शन कर पाएंगे। हाइब्रिड वेराइटीज का प्रोडक्शन जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी ट्रेड्स हमें चाहिए अपने वेराइटीज में, उनका प्रोडक्शन हम कर पाएंगे अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब। अब इसका जानकारी हम कैसे पता कर रहे हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा है कि इसका यूज हम किस तरह से कर रहे हैं। अब देखो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, आपको इन दोनों लाइंस का इंपॉर्टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, इसको समझने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझो। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट एग या ओवा। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। इसके बाद फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर आगे चल करके ये पूरा चाइल्ड बनता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज द कीवर्ड, ठीक है। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा प्रोजेनी डेवलप हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा है, ये बीच से डिवाइड हो गया और दो अमीबा बना दिया, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में भी मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन साइंटिस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रोक दिया।
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रोकने के बाद प्रोजेनीज डेवलप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इधर सप्रेस्ड और एब्सेंट। अब देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वो रोक रहे हैं, अगर उन्होंने कंप्लीटली रोक दिया, जीरो कर दिया, ठीक है, एब्सेंट है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस एपोमिक्सिस को हम कहेंगे ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। लेकिन उन्होंने सप्रेस किया है, फिर भी कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे क्रॉप हैं, मतलब एक क्रॉप का वेराइटी है तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे। अब उसमें उन्होंने 98-99% प्लांट्स में रोक दिया, लेकिन 1% में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहां पर क्या है कि सप्रेस किया है लेकिन कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सप्रेस करने के इस तरह के जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस के दो टाइप्स हो गए, क्लियर, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। इनमें फैकल्टेटिव ज्यादातर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरा 100% सप्रेस करना, 100% उसको रोक देना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस हमारा ज्यादा कॉमन है। अब देखो, जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो का, ये अगर हैप्लॉइड सेल्स से इसका डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो जब एपोमिक्सिस हो रहा है तो एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने सप्रेस कर दिया है, मदर जो पेरेंट है उसका क्लोनिंग करके हम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें देखो, अगर हैप्लॉइड सेल का क्लोनिंग करके हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो नॉन रिकरेंट होगा। समझो इस बात को। देखो, जैसे इसमें क्या होता है, स्पर्म, इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, एग या ओवा इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, इनका फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। एम्ब्रायो, इसमें भी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या है, ये स्पर्म और एग ये हैप्लॉइड सेल्स है। क्यों? ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें आधा ही है, तो इनको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। लेकिन जो ये जाइगोट है, ये क्या हो गया, ये डाइप्लॉइड सेल हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बोल रहा है, व्हेन एम्ब्रायो अराइजेस फ्रॉम हैप्लॉइड सेल्स। अब हैप्लॉइड सेल का अगर हम क्लोनिंग करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो नॉन रिकरेंट होगा, उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा, तो वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना, नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो हम उसको नॉन रिकरेंट बोलेंगे। लेकिन अगर प्रोजेनी अराइजेस फ्रॉम डाइप्लॉइड सेल्स, अगर डाइप्लॉइड सेल्स का क्लोनिंग करके हम एपोमिक्सिस से अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने प्रोजेनीज को मेंटेन कर पाएगा नॉर्मल तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो उस केस में जो एपोमिक्सिस होगा उसको हम कहेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस। समझ में आ गया नॉन रिकरेंट और रिकरेंट क्यों हो रहा है? अब एपोमिक्सिस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है एगेमोस्पर्मी। अब एपोमिक्सिस दो तरह के होते हैं, एडवेंसियस एम्ब्रायोनी और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इनको देखते हैं, एडवेंसियस एम्ब्रायोनी और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, इनको हम डिटेल से देखते हैं। तो देखो, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट वेजिटेटिव सेल से डायरेक्टली किया जाता है तो उसको एडवेंसियस एम्ब्रायोनी कहते हैं। देखो यहां पर ये हमारा फ्लावर है, इसमें ये हमारा ओवेरी हो गया, ठीक है, इसमें यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ओव्यूल। अब इसको मैग्नीफाई करो तो हमें ये दिखेगा, ठीक है, ये स्टिग्मा है हमारा, ये ओवेरी है, ये ओव्यूल है। अब इसको ओव्यूल को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करो, यहां पर देखो हमें क्या दिख रहा है, ये एग सेल है, ये क्या है हमारा एम्ब्रायोनिक एम्ब्रायो सैक। उसके बाद फिर यहां पर देखो ये क्या है हमारा इंटेगामेंट्स, ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूसेलस, ये क्या है हमारा चलाजा। ठीक है, अब देखो, अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हम एपोमिक्सिस में बात कर रहे हैं तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट क्लोनिंग से कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स में कौन कौन से हैं, जैसे न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, चलाजा, इनसे अगर क्लोनिंग करके हम एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको हम एडवेंसियस एम्ब्रायोनी बोलेंगे। ठीक है, इसमें एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स जैसे कि न्यूसेलर सीडलिंग्स का डेवलपमेंट करते हैं हम मैंगो में, सिट्रस में, ऑर्किड्स में, ये एडवेंसियस एम्ब्रायोनी के थ्रू किया जाता है।
अब अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एग सेल या फिर एम्ब्रायो सैक के दूसरे सेल से किया जा रहा है तो उसको हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस बोलेंगे। देखो यहाँ पे एग सेल्स का है, ये हमारा एग सेल्स है, ये एम्ब्रायो सैक है। तो अगर इसके हम किसी सेल से अगर हम एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करते हैं तो उसको गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये एपोमिक्सिस के एग्जांपल है तो फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्लोनिंग होता है, ठीक है। अगर हमें रिकरेंट एपोमिक्सिस करना है, ठीक है, रिकरेंट एपोमिक्सिस मतलब कि जो हम प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे वो फिर अपने प्रोजेनीज को मेंटेन कर पाए, तो उसको हम रिकरेंट एपोमिक्सिस करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस एक प्रोसेस से करते हैं, उसको कहते हैं एपोमियोसिस, ठीक है। उसमें अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पेरेंट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स में भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमियोसिस। अब एपोमियोसिस दो तरह के होते हैं, एपोस्पोरी और डाइप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी डाइप्लोस्पोरी इनको डिटेल से देखते हैं। एपोस्पोरी में क्या होता है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक फॉर्म होगा, एपोमियोसिस है तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक होगा ही, ठीक है। दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल थ्रू ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस होता है और मियोसिस एब्सेंस होता है, विदाउट मियोसिस, ठीक है। इसको कहते हैं हम एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा, एपोमियोसिस है तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्रॉम सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल थ्रू ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस होता है इसमें, ठीक है। तो माइटोसिस याद रखना है और अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायो सैक को याद रखना है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं, ऑर्चिड्स में होता है, हायरेसियम में होता है, मैलस, क्रेपिस, इन सब में होता है, एग्जांपल्स को याद रखेंगे। उसके बाद है डाइप्लोस्पोरी। डाइप्लोस्पोरी में क्या होता है, एम्ब्रायो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉइड कभी कभी होता है, मोस्टली डाइप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड मैंने बता दिया है। तो एम्ब्रायो सैक का प्रोडक्शन होता है मेगास्पोर से, कभी कभी वो हैप्लॉइड होता है, मोस्टली डाइप्लॉइड होता है। तो जब मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं डाइप्लोस्पोरी। इन एपोमिक्टिक स्पेसीज डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोसेस को कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं एपोमिक्टिक स्पेसीज में, ठीक है। डाइप्लोस्पोरी समझ में आ गया आपको, ठीक है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एम्ब्रायो सैक्स में दो तरीके से होता है, पार्थिनोजेनेसिस या स्यूडोगैमी। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, उसमें एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है उसमें पॉलिनेशन ही नहीं होता है। एम्ब्रायो इज डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रायो सैक विदाउट पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन के बिना एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जाता है। यहां देखो ये छोटे छोटे जो ग्रेन्स है ना, पॉलन, ये एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं, फिर ये नीचे जाता है ऐसे, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है और पॉलिनेशन के विदाउट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा, ठीक है। स्यूडोगैमी में क्या होता है, स्यूडोगैमी का मतलब क्या है, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड गैमस मीन्स मैरिज, फॉल्स मैरिज इसका लिटरल मीनिंग है। तो इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल्स डज नॉट टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग सेल्स का, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस यहां पे देखो, ये है ना, ये वाला, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो इसमें पॉलिनेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल्स नहीं होता है, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस दो तरह के होते हैं, गोनियल एंड सोमैटिक। पार्थिनोजेनेसिस में पॉलिनेशन नहीं होता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में नहीं होता है। अब पार्थिनोजेनेसिस अगर हो रहा है और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अगर एग सेल से होता है, एग सेल देखो यहां पर ये एग सेल है,
ठीक है। अगर एग सेल से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम गोनियल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगर एग सेल के अलावा किसी दूसरे सेल से अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम सोमैटिक पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जनरली पार्थिनोजेनेसिस सोमैटिक पार्थिनोजेनेसिस ही होता है। एज अ सिनोनिम ऑफ सोमैटिक पार्थिनोजेनेसिस हम पार्थिनोजेनेसिस को बोलते हैं। ठीक है। स्यूडोगेमी भी दो तरह के होते हैं। स्यूडोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। अब स्यूडोगेमी में अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एग सेल से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे गोनल स्यूडोगेमी, और अगर एग सेल के अलावा किसी दूसरे सेल से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सोमैटिक स्यूडोगेमी। ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, स्यूडोगेमी दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइब्रिड। तो एक होता है हाइब्रिड, ये है वाइब्रिड। वाइब्रिड क्या होता है, ए प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्स। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस सबसे शुरू में मैंने पढ़ाया था। एपोमिक्सिस क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इधर सप्रेस कर देते हैं या टोटली एब्सेंट होता है। तो अगर सप्रेस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और उसके बाद जो हमें प्रोजेनी मिलता है उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्स। ठीक है। प्रोजेनीज को हम कहेंगे फैकल्टेटिव एपोमिक्स और जो प्रोसेस होता है उसको फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहेंगे। ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रोजेनीज हमें मिले, ठीक है, मान लो P1 P2, तो फैकल्टेटिव एपोमिक्स इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं और जो हमें प्रोजेनी मिलेगा, ठीक है, इसको हम P फाइनल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोजेनी हमें फैकल्टेटिव एपोमिक्स के बीच में क्रॉस कराने से जो मिल रहा है इसको हम वाइब्रिड कहेंगे। ठीक है। फिर ये जो वाइब्रिड होते हैं, फिर ये जब फर्दर रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये भी फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब इसका जो पॉपुलेशन है इसको हमें मेंटेन करना है, तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है, तो जो F2 F3 F4 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनीज F1 जैसे हमें मिलते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और इस तरह से वाइब्रिड का जो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है। फ्लावर के बारे में थोड़ा कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं। फ्लावर, देखो ये फ्लावर का डायग्राम है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये हमारा स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया। एंथर के ऊपर पॉलेंस होते हैं। ठीक है। और ये हो गया हमारा पिस्टिल। पिस्टिल में क्या क्या आ जाता है, ये स्टिग्मा हो गया हमारा, ये स्टाइल हो गया, उसके बाद ओवेरी हो जाता है, ये ओव्यूल है। ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स है यहाँ पर एंथर के ऊपर में, इसका ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में बाय एनी मीन। हो सकता है कि एक बटरफ्लाई यहाँ पर बैठती है, उसके पैर में ये पॉलिन्स लग गए, उसके बाद फिर ये यहाँ पर बैठ जाएगी, मतलब दूसरे फ्लावर में अगर यहाँ पर बैठ जाती है तो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है उसके पैर में लग करके। ठीक है। इसी तरह से विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें डिफरेंट टर्म्स हैं उनको समझना है। अब हर्माफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर किसको कहते हैं, कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स। ये स्टेमेन है, ठीक है, और ये पिस्टिल है, मतलब एंथर वाला पार्ट और स्टिग्मा वाला पार्ट। अगर किसी फ्लावर में दोनों है, स्टेमेन और पिस्टिल, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेमेन होता है या सिर्फ पिस्टिल होता है। ठीक है। तो स्टेमिनेट फ्लावर किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्टेमेंस होता है और पिस्टिल नहीं होता है, मतलब सिर्फ ये एंथर वाला पोर्शन होगा। ठीक है। और ये स्टिग्मा वाला पोर्शन नहीं होगा, उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। पिस्टिलेट फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ पिस्टिल होता है, मतलब ये जो पिस्टिल है स्टिग्मा वाला पार्ट सिर्फ ये होता है और ये एंथर वाला पार्ट नहीं होता है, उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। मोनोएसियस प्लांट, हियर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर अकर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है। देखो जैसे कि ये हमारा मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हो गए, ये इसके स्टेम हो गए, इसमें लीव्स एक बना देते हैं, यहाँ एक फ्लावर बना देते हैं। ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पे भी हम फ्लावर बना देते हैं। ठीक है। ये दो फ्लावर बना दिए। अब मोनोएसियस प्लांट क्या होता है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर अकर ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक ये स्टेमिनेट फ्लावर हो गया, मतलब जिसमें सिर्फ स्टेमन है,
और पिस्टिल नहीं है, और ये पिस्टिलेट फ्लावर हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर है तो उसको हम मोनोएसियस प्लांट बोलते हैं। हियर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर ऑन द सेम प्लांट। इसके एग्जांपल्स एग्जाम में पूछते हैं आपसे, जैसे मेज हो गया, कोलोकेसिया, कैस्टर, कोकोनट, ये सारे मोनोएसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट में क्या होता है, हियर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर ऑन द डिफरेंट प्लांट। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे पपीता, पपाया, उसमें क्या होता है कि एक ये पपाया का पेड़, ठीक है, इसमें जो हमारा पपीता लगेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं पपीता, एक फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लावर होगा ना, इस पेड़ में या तो स्टेमिनेट होगा या सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर होगा, ठीक है। मतलब या तो स्टिग्मा होगा या तो एंथर होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो स्टेमिन होगा या तो पिस्टिल होगा। एक कोई दूसरा प्लांट होगा जिसमें दूसरा वाला होगा। मतलब बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें से कुछ पिस्टिलेट फ्लावर वाले हैं और कुछ स्टेमिनेट फ्लावर वाले हैं, ठीक है। दोनों दोनों फ्लावर एक प्लांट के ऊपर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डायोसियस प्लांट। हियर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स ऑकर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। पपाया सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसके बाद डेट पाम, पिस्ताचियो, ये सब, ठीक है। उसके बाद एंथेसिस क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस। तो जो फूल खिलते हैं, तो जो पहली बार हल्का सा खुलते हैं ना, फर्स्ट ओपनिंग जो होता है उसको एंथेसिस कहते हैं। वो जब पूरा खुल जाता है तो उसके बाद ही पॉलिनेशन होता है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको ऑटोगेमी भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन फ्रॉम एन एंथर फॉल्स ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एक फ्लावर है, अगर इसी का पॉलन, इसका जो पॉलन है, ये इसी के एंथर के ऊपर से इसके स्टिग्मा के ऊपर अगर जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। पॉलन फ्रॉम एन एंथर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी, इसमें क्या होता है, पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ द वन प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ द अनदर प्लांट। मतलब यहां से पॉलन उड़ेगा और दूसरे प्लांट के, अनदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, जैसे इसमें हो रहा था ना डायोसियस प्लांट में, यहां से उड़ करके इसमें जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिनेशन हो रहा है और ट्रांसफर ऑफ पॉलन क्या हो रहा है, एक एंथर से, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है। हियर पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ अनदर प्लांट। अब मीन्स क्या क्या हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है। अगर विंड के थ्रू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है तो उसको एनेमोफिली बोलते हैं, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, और इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी में क्या होता है, when pollens from a flower of one plant fall on the stigmas of other flowers of the same plant। मतलब जैसे इस केस में हो रहा था, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट है, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ये स्टिग्मेट है, ये पिस्टिलेट था, ठीक है ना। तो इसमें जरूरी नहीं कि स्टेमिनेट पिस्टिलेट होगा गीटोनोगैमी के केस में। मान लो कि ये भी उस टाइप का फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों है, इसमें भी स्टिग्मा और एंथर दोनों है, तो इससे, इसके एंथर से पॉलन उड़ करके और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो जाता है उसको गिटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। फ्लावर ऑफ वन प्लांट फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट इज द कीवर्ड, इसको याद रखना है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। द जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिटोनोगैमी आर द सेम एज दोज ऑफ ऑटोगैमी। तो जो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब जो जेनेटिक मेकअप होगा प्रोजेनीज के, तो वो सेम होगा ऑटोगेमी के। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, सेम फ्लावर में हो रहा था, ठीक है। तो सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों का जो प्रोजेनीज का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, हियर फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। मतलब ये फ्लावर है, अगर ये खुलेगा ही नहीं, अगर ये खुलेगा नहीं तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर के ऊपर, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, इस सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो अगर ये फ्लावर खुलता ही नहीं है
तो फिर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोमोट होगा। तो अगर फ्लावर ओपन नहीं होता है उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्रॉप्स जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं वो है वीट, ओट, बार्ले और कुछ ग्रासेस, ठीक है। उसके बाद है चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी में क्या होता है, हियर फ्लावर्स ओपन ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन हो गया, जो पॉलिन ग्रेन्स है एंथर के ऊपर में वो ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद फ्लावर खुलता है। पहले तो खुल ही नहीं रहा है, अगर खुल नहीं रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, अंदर में ही एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते रहेगा, और जब पॉलिनेशन हो गया उसके बाद खुल जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो गया, अब खुल करके भी क्या होगा, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमी, ठीक है। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ फ्लावर सम क्रॉस पॉलिनेशन में ऑकर। अब जब खुल जाता है उसके बाद कुछ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब इस एंथर के ऊपर जो पॉलिन ग्रेन्स है ये दूसरे फ्लावर में जा सकते हैं खुलने के बाद। तो ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रॉस पॉलिनेशन जब फ्लावर ओपन हो जाता है उसके बाद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद in some crops stigma is closely surrounded by anthers and pollination generally occurs when the flower open, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है ये एंथर्स से इस तरह घिरा होता है, सराउंडेड होता है कि मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा स्टिग्मा है और पूरा ये घिरा हुआ है एंथर्स के ऊपर से, ठीक है। तो इस स्टिग्मा के ऊपर दूसरे किसी फ्लावर का, दूसरे किसी एंथर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो नहीं आ पाएगा, आएगा किसका, सिर्फ इसका आएगा, है ना। जो इसके फ्लावर सेम जो इसको घेर रखे हैं, जिन्होंने सराउंड कर रखा है, उन्हीं के पॉलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। ये इनका इस तरह का अगर सेल्फ पॉलिनेशन का जो स्थिति बन रही है ये किसमें होता है, टोमेटो में, ब्रिंजल में, ठीक है। इन सम स्पेसीज द फ्लावर्स ओपन बट द स्टेमेंस एंड स्टिग्मा आर हिडन बाय फ्लोरल ऑर्गन्स। अब देखो ये खुलता तो है, एक स्थिति ऐसी आ रही है कि ये खुल रहा है, लेकिन इसके जो पेटल्स वगैरह है ये इस तरह से इसको घेर करके रखते हैं, मतलब जैसे ये सेपल वगैरह है, पेटल वगैरह है, ये इस तरह से घेर के रखते हैं कि खुल जाने के बाद भी बाहर से इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब खुल रहा है लेकिन बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स के वो इसको इस तरह से सराउंड करके रखे हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स है उसका ट्रांसफर सेम फ्लावर में ही एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोमोट होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद फिर लास्ट है, कुछ स्पेसीज में होता है स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव एंड इलोंगेट्स थ्रू द स्टेमिनल कॉलम्स। रिसेप्टिव हो जाता है स्टिग्मा, इसका क्या मतलब है कि जो स्टिग्मा है ये जो कंपैटिबल और वायबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, मतलब वैसे पॉलन ग्रेन्स जो कि फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना, उनको ये सपोर्ट करता है स्टिग्मा, तो उसको कहते हैं रिसेप्टिव स्टिग्मा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो पाएगा, है ना, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, तो ये एक स्थिति हो गई। अब सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी होगा कि नहीं होगा, अगर सेम फ्लावर में, अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा होमोजाइगोसिटी को रिजल्ट करेगा, है ना। मतलब जैसे होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो किसी एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो दो एलिल्स है वो सेम है, ठीक है, कैपिटल टी, तो इसका जो मतलब जेनेटिक कंपोजिशन है, इसका भी जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, तो ये होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करेगा ना, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है डाइक्लिनी, या इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स आर इधर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। देखो इसको समझो, इसमें दो स्थिति हो सकती है। पहला, हम एक प्लांट लिए, इसमें एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। ये फ्लावर इधर स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, या तो स्टेमेन होगा उसमें या पिस्टिल होगा, दोनों नहीं हो सकता है। हम मान लेते हैं इसमें स्टेमेन है, ये स्टेमिनेट फ्लावर है। एक दूसरा प्लांट है उसमें भी फ्लावर है और ये पिस्टिलेट है, मतलब इसमें पिस्टिल है, ठीक है। ये एक स्थिति हो गई। इसमें क्या होगा कि जब भी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स होगा वो अलग अलग प्लांट में होगा, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर में, इस फ्लावर में तो सिर्फ स्टेमेन ही है, पिस्टिल तो है ही नहीं, तो अलग अलग प्लांट में हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी केस ले लो, एक प्लांट है,
इसमें एक फ्लावर है, ये स्टेमिनेट है, इसी के ऊपर दूसरा फ्लावर है, वो पिस्टिलेट है। इसमें क्या होगा, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगा तो सेम प्लांट में होगा लेकिन अलग अलग फ्लावर्स में होगा। तो इन दोनों स्थिति को हम कहते हैं डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर्स आर इधर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। यहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब इन दोनों स्थिति के बेसिस पर भी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। मोनोएसी में क्या होगा, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट। मतलब अगर सेम प्लांट पे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स है तो क्रॉस पॉलिनेशन इसके वजह से हो रहा है, तो इसको हम मोनोएसी कहेंगे। अब इसका भी दो स्थिति बन सकती है, या तो सेम इन्फ्लोरेसेंस में हो सकता है या डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस में हो सकता है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, ये देखो, कुछ ऐसे फूल होते हैं ना, मतलब पूरा कंप्लीट फ्लावर हेड जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब अगर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट तो उसको मोनोएसी कहते हैं। अब ये सेम इन्फ्लोरेसेंस में भी हो सकते हैं और सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में भी हो सकते हैं, दोनों स्थिति को हम मोनोएसी ही कहेंगे, ठीक है। अब सेम इन्फ्लोरेसेंस वालों का कुछ एग्जांपल है, जैसे कैस्टर, मैंगो, बनाना, कोकोनट। डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंसेस के एग्जांपल जैसे कि मेज, ठीक है। दूसरी स्थिति है डाइओसी, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। तो इसमें तो प्लांट ही अलग हो जाते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब सवाल ही नहीं है, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही पक्का। यहां से उठ करके यहां जाएगा, पॉलन ग्रेन्स अलग अलग प्लांट्स में होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, डाइओसी कहेंगे। इसके एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पपाया, डेट्स, हेम्प, एस्पेरेगस, स्पिनेक, ठीक है। उसके बाद है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, मैच्योरिटी टाइम्स ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स आर डिफरेंट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों हो फ्लावर में, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं। लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, इसमें ये हमारा फ्लावर है, इसमें स्टेमन भी है और इसमें पिस्टिल भी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसमें जो मैच्योरिटी टाइम्स है स्टेमन का और पिस्टिल का, स्टेमन का और पिस्टिल का, ये डिफरेंट होता है। मतलब स्टेमन तो डेवलप हो गया लेकिन पिस्टिल डेवलप नहीं हुआ, तब क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये फिर दूसरे फ्लावर के पिस्टिल को ढूंढेगा पॉलिनेशन करने के लिए, है ना। तो डाइकोगेमी इस स्थिति को बोलते हैं और ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। मैच्योरिटी टाइम्स ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब इसके दो स्थिति बन सकते हैं, अगर पिस्टिल पहले मैच्योर हो जा रहा है, अगर पिस्टिल पहले मैच्योर हो जा रहा है स्टेमन से, तो उस स्थिति को बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है। हियर पिस्टिल्स मैच्योर अर्लियर देन स्टेमन्स, इसका एग्जांपल है बाजरा। दूसरा है प्रोटो एंड्री, हियर स्टेमेंस मैच्योर अर्लियर देन पिस्टिल्स। मतलब स्टेमन जो है ये डेवलप हो गया और मैच्योर हो गया, और जो पिस्टिल है ये मैच्योर नहीं हो पाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, प्रोटो एंड्री। इसका एग्जांपल है मेज, सुगर बीट, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टिग्मा एक वैक्सी फिल्म से कवर होता है। मतलब जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कुछ वैक्सी फिल्म होता है और ये तभी टूटता है जब इस पर कोई हनी भी आकर के बैठती है, ठीक है। तो हनी भी आकर के बैठती है और अपने साथ साथ पॉलन ग्रेन्स लेकर के आती है दूसरे प्लांट्स का, ठीक है। और जब वो लाती है पॉलन ग्रेन्स तब ये टूटता है वैक्सी फिल्म। तो क्या होगा इस केस में, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वैक्सी फिल्म से कवर है, और ये तभी टूटेगा जब हनी भी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स लेकर के आएगी। तो ये स्थिति क्या क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी, है ना। उसके बाद मोर देन वन मैकेनिज्म्स में अकर इन सम स्पेसीज। अब कुछ स्पेसीज हैं जिसमें एक से ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि मेज के केस में हमने देखा था मोनोएसी भी हो रहा था और प्रोटोएंड्री भी हो रहा था, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब जो पॉलन होता है ना, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है अपने प्लांट के फ्लावर को या फिर उसी फ्लावर को। देखिए समझिए इस बात को, ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर है, ठीक है। दूसरा ये भी फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें भी स्टिग्मा है और पिस्टिल दोनों है, ठीक है। इसमें भी स्टिग्मा और पिस्टिल है। इसमें जो पिस्टिल होगा उस पे एंथर होगा, है ना। अब जो ये एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये
इतना कैपेबल नहीं हो पाता है कि ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सके। मतलब इस फ्लावर को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ना ही ये इस प्लांट के दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये इनकम्पैटिबल होता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स द फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, हियर मेल गैमेट इज फुली फंक्शनल, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो फंक्शनल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ब्रासिका, निकोटियाना, रेडिस, तंबाकू, गाजर वगैरह में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स वो नॉन फंक्शनल होता है। मतलब एक प्लांट है, ठीक है, उसमें जो फ्लावर है उसमें स्टिग्मा है और पिस्टिल है। ठीक है, तो इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होगा एंथर के ऊपर वो नॉन फंक्शनल होगा। अब इस केस में क्या होगा, ये जो फ्लावर है ये दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स लेगा, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन तब होगा जब दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन्स आएगा, तब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा ये, है ना। क्यों, क्योंकि इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो नॉन फंक्शनल है, तो दूसरे प्लांट का लेगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो मेल स्टेरिलिटी एक कारण है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। हियर फीमेल गैमेट इज फुल्ली फंक्शनल, इसको याद रखना है। ठीक है, मेल गैमेट फंक्शनल नहीं है लेकिन फीमेल गैमेट इसमें फंक्शनल है। मेल स्टेरिलिटी इज नॉट कॉमन इन नेचुरल पॉपुलेशन, ये इतना कॉमन नहीं है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करेगा एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, देखो पहले ये समझो, ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा ये हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करेगा। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब ये वाला केस, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर सेम फ्लावर में होता है तब तो क्या होता है कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी कैपिटल है, तो ये हमेशा क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी को, अलग अलग प्लांट में हो रहा है तो ज्यादातर हेट्रोजाइगस हमारा प्रोजेनी होगा। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। और जो जेनेटिक मेकअप होता है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, तीन केसेस होते हैं। ठीक है, एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड और एक होता है क्रॉस पॉलिनेटेड। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो है वो इन बिटवीन होता है, इसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड के बीच में होता है। मतलब इसमें अगर मान लो ज्यादातर, इसमें मान लो कि हम 90% टॉल प्लांट मिल रहे हैं, इसमें हमारा 40% टॉल प्लांट मिल रहा है, तो इसमें हमें 60% टॉल प्लांट मिलेगा। मतलब जो जेनेटिक मेकअप होगा वो इंटरमीडिएट होगा सेल्फ पॉलिनेटेड के और क्रॉस पॉलिनेटेड का। किसका, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स का। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमने क्या बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स है, ये एंथर है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स है, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये अपने ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। अब इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या क्या हो सकते हैं, पहला, जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। अगर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो अल्टीमेटली हो ही नहीं सकता है। अगर जर्मिनेट हो गया तो जो पॉलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, फेल्स टू एंटर इनटू स्टिग्मा। इफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स इट्स पॉलन ट्यूब फेल्स टू एंटर इनटू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के अंदर एंटर कर ही नहीं पाया तो फर्टिलाइजेशन कहां से हो पाएगा, ओवेरी ओव्यूल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। अब इसके आगे क्या होता है कि मान लो कि ये एंटर हो गया, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर हो भी गया, अगर एंटर हो गया तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन हो भी गया, एम्ब्रायो बन गया, तो एम्ब्रायो अल्टीमेटली अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहां पर, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इन केस अगर हो भी जाता है, 1-2% चांस है फर्टिलाइजेशन होने का, अगर हो भी जाता है तो एम्ब्रायो डेवलप नहीं होगा। इन सारे केसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये क्यों होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है ऐसा मानते हैं, हालांकि इसका एग्जैक्ट जो पूरा नेचर है कैसे होता है वो अभी नोन नहीं है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल मतलब स्टिग्मा,
इनके बीच में जो दोस्ती है, इंट्रैक्शन है, इसके बेसिस पर दो टाइप्स के सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑपोजिशनल। मतलब पहला केस हो गया कॉम्प्लीमेंट्री में स्टिमुलेटरी टाइप, मतलब पिस्टिल और पॉलन एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रो करने के लिए एक दूसरे को प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब दोस्ती तो है लेकिन फिर भी एक दूसरे के अंदर ही अंदर दुश्मन है, तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। इसका एग्जांपल है डेंड्रोबियम में होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा केस है ऑपोजिशनल, मतलब खुलेआम दुश्मनी है, एक दूसरे को हम इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन है और जो पिस्टिल है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से ही, बड़ा होने से ही रोक रहा है, इनहिबिटरी टाइप, वेयर पिस्टिल एंड पॉलन इनहिबिट ईच अदर और इधर, मतलब एक दूसरे को भी या फिर खुद को भी रोक रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑपोजिशनल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आर इनहिबिटरी टाइप, ठीक है, तो ये मेन होता है, ज्यादातर इनहिबिटरी टाइप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल एक दूसरे को या खुद को भी ग्रो होने से, डेवलप होने से इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन फिर होगा ही नहीं, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा, ठीक है, खुलेआम दुश्मनी है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री में एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे थे या खुद को भी स्टिमुलेट कर रहे थे, मतलब कि ग्रो करने में एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। लुइस नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दो तरह से क्लासिफाई किया था, हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक। पहला है हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक का लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम है, ठीक है। देखो समझो इसको कैसे होता है। हमारा मान लो ये एक फ्लावर है, फ्लावर का ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है, और ये छोटा सा हमारा एंथर हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट बहुत कम है, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहां से पॉलन ग्रेन यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। और एक दूसरा हम फ्लावर लेते हैं, उसमें क्या है, ये इसका जो स्टाइल है और ये स्टिग्मा हो गया, ये बहुत छोटा है स्टाइल, ठीक है, और जो ये पॉलन ग्रेन है एंथर, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे। अब इस केस में भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बड़ा मतलब हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स यहां से यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है। मतलब दूल्हा बहुत बड़ा है, दुल्हन बहुत छोटी सी है, या दुल्हन बहुत बड़ी है, दूल्हा बहुत छोटा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, ठीक है, आपस में वो कंपैटिबल नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक ठीक है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, मतलब ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसका एंथर इस पे जा सकता है या इसका एंथर इस स्टिग्मा पे आ सकता है, ठीक है। यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है इस एंथर के ऊपर, ये दूसरे फ्लावर्स पे चला जाएगा क्योंकि उनकी हाइट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आपस में नहीं कर पा रहे, सेल्फ इनकम्पैटिबल है, ठीक है। तो फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स, ये एक फ्लावर हो गया, एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तो डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, इनका जो मॉर्फोलॉजी है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द कंपैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन इज डिटरमिन्ड बाय द जेनोटाइप ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग देम, ठीक है। अब देखो दो तरह के होते हैं, एक तो स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गेमेटोफाइटिक कंट्रोल, ठीक है, दो तरह के कंट्रोल होते हैं, स्पोरोफाइटिक कंट्रोल और गेमेटोफाइटिक कंट्रोल। स्पोरोफाइटिक कंट्रोल में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो पेरेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अगर जो ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप है वो उसके खुद के जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम गेमेटोफाइटिक कंट्रोल कहते हैं। अभी आगे और क्लियर होगा, ठीक है, बस आप ध्यान से सुनते रहो। तो इस केस में जो है ना, हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम में, इसमें जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन होता है, वो प्लांट जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है ना,
उनके थ्रू जेनोटाइप को डिटरमिन किया जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोमॉर्फिक स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक क्यों कहते हैं समझ में आ गया, हेट्रोमॉर्फिक क्यों कहते हैं समझ में आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्पोरोफाइटिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लो स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में क्या होता है, जो जेनोटाइप होता है वो जो पेरेंट प्लांट है, जिस प्लांट से हम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो पेरेंट प्लांट है ना, वो जेनोटाइप वो डिटरमिन करता है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन। मतलब वो जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, जो उसके पेरेंट प्लांट है उनके जीन्स जो इनहेरिट हुए ऑफस्प्रिंग में, उनके थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको स्पोरोफाइटिक कहते हैं। दूसरा है होमोमॉर्फिक सिस्टम। होमोमॉर्फिक सिस्टम में क्या होता है कि ये मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, ये स्टाइल है, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, और ये हो गया हमारा एंथर, और ये हो गया पॉलन ग्रेन। तो हाइट में, मतलब जो इनका मॉर्फोलॉजी है उसमें कोई गलत नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली दोनों कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन फ्लावर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब मॉर्फोलॉजी की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आ रही है, बल्कि यहां क्या हो रहा है, द इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन इज ईदर कंट्रोल्ड बाय द जेनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड और बाय इट्स ओन जेनोटाइप। मतलब जो जेनोटाइप है, इधर उसके खुद के जेनोटाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से इनकम्पेटिबिलिटी है, या फिर पेरेंट का ऐसा जेनोटाइप था जो कि इनहेरिट हुआ है और उसके वजह से इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन हो रहा है पॉलन का। तो यहां पर मॉर्फोलॉजी के वजह से इनकम्पेटिबिलिटी नहीं हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिक सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइटिक कंट्रोल में क्या होता है, genotype of the plant on which it is controlled by the genotype of the plant on which it is produced। मतलब पेरेंट के जेनोटाइप से जब कंट्रोल होता है तो उस स्पोरोफाइटिक बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर खुद के जेनोटाइप से कंट्रोल हो रहा है तो उसको गैमेटोफाइटिक कंट्रोल बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिक में दोनों हो सकता है, स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है और गैमेटोफाइटिक भी हो सकता है। एक बार इसको और पढ़िए, द इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन इज ईदर कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इस केस में इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक कंट्रोल, या फिर द इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन इज बाय इट्स ओन जेनोटाइप। इस केस में इसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइटिक कंट्रोल। ठीक है, गैमेटोफाइटिक सिस्टम, स्पोरोफाइटिक सिस्टम अभी जो बताया वही है। गैमेटोफाइटिक में क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन जो इनकम्पेटिबल है ये किसके द्वारा डिटरमिन हो रहा है, ओन जेनोटाइप की वजह से। ठीक है, मतलब पेरेंट इसके ठीक है कंपेटिबल थे, लेकिन फिर भी इसके जेनोटाइप में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से इनकम्पेटिबल हो गया है। इसके एग्जांपल्स है पाइनएप्पल, राईग्रास, डाइप्लॉइड कॉफी, डाइप्लॉइड क्लोवर्स। ठीक है, स्पोरोफाइटिक सिस्टम में क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी, जो पॉलन की इनकम्पेटिबिलिटी है वो किसके द्वारा डिटरमिन हो रही है, जेनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच द पॉलन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो जिस प्लांट पे पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो पेरेंट प्लांट है उसमें जो जेनोटाइप है, उसका जो जेनोटाइप है उसके वजह से इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है। ठीक है, अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को एलिमिनेट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर इन सिंगल लोकस गैमेटोफाइटिक सिस्टम। गैमेटोफाइटिक सिस्टम में जो जीनोटाइप होता है वो पेरेंट प्लांट जहां पर पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू कंट्रोल होता है, उसका जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो उसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देंगे, तो इससे हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कि हमारा जो प्लांट है जहां पर पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो जेनोटाइप है वो है स्मॉल एस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। ठीक है, अब हम इसको क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो डबल कर देंगे तो हो सकता है एक कैपिटल एस आ जाए, दूसरा स्मॉल एस आ जाए, या हो सकता है दो स्मॉल एस है, दो कैपिटल एस हो जाएगा। तो एक भी अगर कैपिटल एस आ गया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ कंपैटिबिलिटी को। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर डबल करने से क्या हो जाता है, डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर से क्या हो जाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा है आइसोलेशन ऑफ सेल्फ फर्टाइल म्यूटेशंस, वेरी यूजफुल टूल्स। देखो इसमें क्या होता है
कि जब हम क्रॉस कराते हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें म्यूटेशन से कुछ सेल्फ फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सेल्फ फर्टाइल हो गए, मान लो 100 हमने प्रोड्यूस किया, उसमें से 90 सेल्फ इनकम्पेटिबल है, 10 जो है वो सेल्फ कंपैटिबल हो गए, ठीक है। तो हम इन 10 को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इनमें आपस में हम क्रॉस कराकर फिर फर्दर जनरेशन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल तरीका आइसोलेशन ऑफ सेल्फ फर्टाइल म्यूटेशन। तीसरा है द ट्रांसफर ऑफ सेल्फ कंपेटेबिलिटी एलील्स फ्रॉम अ रिलेटेड स्पेसीज थ्रू अ बैक क्रॉस प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि जो एलील्स हैं, ये एलील्स हैं, तो सेल्फ कंपेटिबिलिटी वाले जो एलील्स होते हैं उसको हम बैक क्रॉस प्रोग्राम के सहायता से, बैक क्रॉस प्रोग्राम से हम ट्रांसफर करते हैं हमारे क्रॉप में, हमारे वैरायटी में, ठीक है। और इस तरह से हम एलील को चेंज करके सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एस एस है, हम इसको कैपिटल एस कर दिए, ठीक है। तो हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी खत्म हो जाएगा। ये कैसे करते हैं? बैक क्रॉस से। बैक क्रॉस मैंने आपको मेंडल वाले चैप्टर में बताया था कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को सप्रेस करने के कुछ टेम्पोररी मेजर्स हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं। इन मेनी सिचुएशंस, e.g. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इनब्रेड्स फॉर यूज एज पेरेंट्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। देखो इसको समझो, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के समय क्या करते हैं हम, मान लो ए क्रॉस बी से हमें सी मिला, और चलो फिर सी को 2C मिला, ठीक है। सी और सी को हमने क्रॉस कर दिया और हमें फिर मिला डी। फिर डी और डी को हम क्रॉस कर देते हैं तो हमें मिला ई। तो जो सी और सी आपस में जब हम क्रॉस कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर सेम है, इनके पेरेंट्स सेम है, तो इसको हम कहते हैं इनब्रेड, ठीक है। अब इनके इनब्रेडिंग से हमें डी मिला, डी को हम कहेंगे इनब्रेड, ठीक है। डी हो गया हमारा इनब्रेड। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं, और फिर जो हमें इनब्रेड्स जो हमें मिलता है, फिर उसका भी आपस में हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। फिर हमें ई मिलता है और इस तरह से हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो वही यहां पे कह रहा है, इन मेनी सिचुएशन इजी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इनब्रेड्स फॉर यूज एज पेरेंट्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इट इज इसेंशियल दैट टेम्पोररी सेल्फ फर्टिलिटी इज अचीव्ड इन अ मैनर सो दैट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फुल्ली फंक्शनल। अब इसका जो अपना नेचर है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये तो है ही, लेकिन जब हम क्रॉस करा रहे हैं तब टेम्पोरली थोड़े टाइम के लिए हमें इसमें फर्टिलिटी चाहिए, तभी तो ये आपस में क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि इनका जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये भी बचा रहे, है ना। तो जो टेम्पोररी टाइम के लिए जो इसमें फर्टिलिटी अचीव की जाती है, वो कैसे करते हैं, वो कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके इनकम्पेटिबिलिटी को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं टेक्निक्स को हमें पढ़ना है। और ये जो टेम्पोररी टाइम के लिए फर्टिलिटी अचीव की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्टिलिटी, क्योंकि ये परमानेंटली तो सेल्फ इनकम्पेटिबल है, इसका अपना नेचर है, लेकिन चूंकि हमें इनको आपस में क्रॉस कराना है तो थोड़े टाइम के लिए टेम्पोरली हमें फर्टिलिटी चाहिए, इसलिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करके सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम सप्रेस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्टिलिटी, ठीक है। पहला टेक्निक है बर्ड पॉलिनेशन। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैच्योर पॉलन टू इमैच्योर नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा। मतलब देखो, जो स्टिग्मा है ये नॉन रिसेप्टिव है, ठीक है। तो इस पे हम मैच्योर पॉलन का इसको डाल देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जनरली 1-2 डेज बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस मतलब जो फ्लावर खुलने वाला होता है ना, जो फर्स्ट ओपनिंग होता है फ्लावर का, उससे पहले 1-2 दिन पहले हम मैच्योर पॉलेंस को स्टिग्मा के ऊपर, नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर डाल देते हैं। मतलब इसका खुद का जो ये एंथर है, इसका जो पॉलन ग्रेन्स है, ये तो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, हम दूसरा कोई इस पे डाल देते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बर्ड पॉलिनेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकेबल एंड सक्सेसफुल मेथड इन बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक सिस्टम। तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्निक है ये
ठीक है, समझ में आ गया बड पॉलिनेशन क्या करते हैं। इसका जो खुद का एंथर है ये तो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो एंथेसिस से पहले मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले हम कोई मैच्योर पॉलेन उसका एप्लीकेशन हम इस स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ ये जो हमारा स्टिग्मा है इसके ऊपर हम कर देते हैं। उसके बाद है दूसरा सर्जिकल टेक्निक। रिमूवल ऑफ स्टिग्मा इज वेरी यूजफुल इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम, पॉलेन इज डायरेक्टली ड्रॉप्ड ऑन टू द ओव्यूल्स। मतलब सर्जरी से इसको हम हटा देते हैं, फिर ये ट्यूब खुल जाता है और यहाँ पर फिर डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया जाता है पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ स्टिग्मा इज वेरी यूजफुल इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम। एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन ये एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, इट में इंड्यूस स्यूडो फर्टिलिटी। हाई टेम्परेचर की वजह से भी स्यूडो फर्टिलिटी इंड्यूस हो सकता है, जैसे कि ट्राइपोलियम में, लाइकोपर्सिकन में होता है, ब्रासिका में होता है। एग्जांपल्स आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ पिस्टिल्स अप टू 60 डिग्री सेल्सियस इंड्यूसेस स्यूडो फर्टिलिटी। मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो स्यूडो फर्टिलिटी इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज CO2 कंसेंट्रेशन इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम। तो कभी कभी CO2 के कंसेंट्रेशन को इतना ज्यादा बढ़ाया जाता है कि स्यूडो फर्टिलिटी इंड्यूस होता है। हाई ह्यूमिडिटी से भी होता है। फिर चाइना में साल्ट स्प्रे करके स्यूडो फर्टिलिटी को अचीव किया जाता है। फिर इरेडिएशन का यूज करके भी इन अ सिंगल लोकस गैमेटोफाइटिक सिस्टम इज इन सोलानासी एक्यूट इरेडिएशन विद एक्स रेज और गामा रेज, ये गामा है, गामा रेज इंड्यूस स्यूडो फर्टिलिटी। ठीक है, तो एक्स रेज और गामा रेज का इरेडिएशन करके हम स्यूडो फर्टिलिटी को अचीव करते हैं। फिर ग्राफ्टिंग से किया जाता है। डबल पॉलिनेशन एक टेक्निक है, बस आपको टेक्निक्स का नाम याद रखेंगे काफी है ये। उसके बाद दूसरे टेक्निक्स है जैसे फाइटो हार्मोन्स, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लावर्स विद कार्बन मोनोक्साइड एक्सेट्रा। ये सारे टेक्निक्स है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को टेम्पोररी सप्रेशन करने के लिए। ठीक है,